हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी फ्रेंड्स। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है इन्वायरमेंट के क्लास में। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। लेट्स क्रैक इट फ्रेंड एंड लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था जैव विविधता के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में बात किया था फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। उसके पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल ज्वाइन करें। देखो, दो तरह के कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं। एक तो आपका प्लस के क्लास हैं, प्लस के कोर्स हैं, और एक आपका आइकॉनिक कोर्स है। दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि आइकॉनिक में आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड। तो बिल्कुल ज्वाइन करो और सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, करीब करीब 30+ लाइव क्लासेस मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपको अकॉर्डिंग टू प्लानर, अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लानर, कोर्स प्लानर। बिल्कुल प्लान किया हुआ कोर्स आपको मिलेगा। लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस है। अगर आपने 1 साल के लिए ज्वाइन किया है और या 2 साल के लिए आपने ज्वाइन किया है तो आप पूरी तरह से क्लासेस बिल्कुल आप कर सकते हैं फ्रेंड। और मेरे बारे में तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और पिछले 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ फ्रेंड। तो बिल्कुल आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें, आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। बेहतरीन गाइडेंस उपलब्ध कराऊंगा और मेरे टेलीग्राम लिंक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और ज्वाइन करते हो तो जितने भी आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं, सारे लोगों की क्लासेस आप कर सकते हो फ्रेंड। और इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, इसको आप देख सकते हो, इतने सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं, सारे कोर्स आपको मिलेंगे। और फी जहाँ तक है फ्रेंड, आपका जो प्लस का फी है, प्लस का 1 ईयर का जो फी आपका है, ये 49,500 है। इसमें आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें, आपको 44,550 देना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट हो जाएगा और इसको मंथली भी पे कर सकते हैं 3600 में। उसी तरह से आपका 24 मंथ्स का कोर्स है फ्रेंड। इसमें आपको पे कर जो इसका फ़ी है 72,000 है। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, इसमें आपको 64,800 पे करना होगा। और आइकॉनिक का है तो आइकॉनिक में फ्रेंड आपका 64,000 है। आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें, इसमें आपको 57,600 है। 10% डिस्काउंट हो जाएगा, जिसमें आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी। और इसका 5300 आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपने किया है ईएमआई के थ्रू। और 24 महीने का जो कोर्स आपका है, इसका 99,000 है फ्रेंड। इसमें आपको 89,100 पे करना होगा और मंथली आप 4100 इसमें पे कर सकते हैं। और देखो, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से एडमिशन लेना होगा फ्रेंड। और ऑप्शनल के लिए 6 मंथ की जो फीस है 40,500 है, आफ्टर डिस्काउंट आपका 22,500 है। और 1 साल का आपका 27,500 है, जिसमें आपको डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। और 24 मंथ्स का 40,000 है। इसी तरह 36 मंथ का, इसमें भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ें हैं और बिल्कुल आप मेरे जो रेफरल कोड है इसका इस्तेमाल करें। प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड, कैसे आंसर लिखना है, प्रीलिम का क्या अप्रोच रखना है, मेंस का क्या अप्रोच रहेगा। ये सारी चीज़ों पर है सो हम लोग बिल्कुल बात करेंगे आपसे अच्छे तरीके से। सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, और बायोडायवर्सिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड। और बायोडायवर्सिटी के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ा है। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन के बारे में कि किस तरीके से इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग बने रहो और लाइक शेयर करते रहो मैक्सिमम। एक सेकेंड फ्रेंड। तो ये सारे टॉपिक पर हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया है फ्रेंड। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस तरह से जैव विविधता के क्या स्तर होते हैं, इस पर हम लोगों ने बात किया था। इसका स्वरूप क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद जैव विविधता का मापन है, जैव विविधता का महत्व है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे, अब हमारा टॉपिक जो है जैव विविधता का संरक्षण, इस पर बात करेंगे आज। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत में जैव विविधता, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और भारत में जंतु विविधता। तो एक-एक चीज़ों को हम लोग क्विक रिकैप करते हैं फ्रेंड, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता का क्या मतलब होता है, ठीक है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैव विविधता से आशय क्या होता है? किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली भिन्न-भिन्न प्रजातियों के जंतु और पौधों की संख्या और उनकी विविधता, यही होता है फ्रेंड। कि बायोडायवर्सिटी का मतलब हो गया कि कोई भी किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ हैं और जो किन-किन प्रकार के जो जंतु हैं, उनकी कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं, पौधों की कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनकी संख्या और उनकी विविधता से हम लोग क्या समझते हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है? और जैव विविधता शब्द जो आपका है फ्रेंड, ये मैंने बताया था आपको कि एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया। तो एडवर्ड विल्सन का नाम सर्वोच्च रूप से लिया जाता है फ्रेंड। और जैव विविधता को औपचारिक रूप से कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जैव विविधता सभी स्रोतों में पाए जाने वाले जीवित प्राणियों में व्याप्त विविधता को कहते हैं। ये सब सारी चीजें हम लोग मैंने करा दिया था फ्रेंड। और जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, ये बिल्कुल करा दिया था। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, पारितंत्रीय जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पेसीज डाइवर्सिटी है एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था फ्रेंड। आनुवांशिक जैव विविधता जो आपका है, आनुवांशिक जैव विविधता का जो आशय है वो किसी भी प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में जो जेनेटिक करैक्टर हैं, ठीक है? तो उनमें जो विविधता होता है, उनमें जो डाइवर्सिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे मान लिया कि निग्रोइड है, जिस तरह से काकेसाइड है, मंगलोइड है, ठीक है? तो ऐसे तो है सब लोग होमो सेपियंस ही, लेकिन उसमें भी क्या देख रहे हैं कि कोई अलग-अलग प्रकार के प्रजाति हैं। इस तरीके से फ्रेंड आपको देख सकते हैं, जिस तरह से देखो है तो कॉर्न ही है, लेकिन इसमें क्या है, अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका एक जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। प्रजातीय जैव विविधता मैंने बताया था आपको कि प्रजातीय जैव विविधता से मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में या कोई इकोसिस्टम में विभिन्न प्रजातियों के जंतु एवं पौधों की उपस्थिति से है। मतलब किसी भी क्षेत्र में कितने प्रकार के प्रजाति मिल रहे हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसीज डाइवर्सिटी। जैसे जंतु है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, दोनों संदर्भ में रखा जाता है फ्रेंड। जैसे आपका प्रजातीय विविधता को जो नापने का है, तो मैंने बताया था आपको कि प्रजातीय समृद्धि है, प्रजातीय बाहुल्य है, ठीक है? दोनों तरीके से देखा जाता है। प्रजातीय समृद्धि में मैंने क्या बताया था आपको सॉरी, कि प्रजातियां की संख्या को दर्शाती है सॉरी। प्रजातीय बाहुल्य में क्या होता है कि प्रजातियों में अपेक्षित संख्या को दर्शाता है, ठीक है? तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना? उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट बोलते हैं। सब सारी चीज़ें बता दिया था फ्रेंड। उसके बाद फिर आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है। इसमें क्या होता है, अलग-अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं, उनमें जो भिन्नता है, जैसे मान लिया कि स्थलीय इकोसिस्टम है या आपका मैरिन इकोसिस्टम है या डेजर्ट का इकोसिस्टम है। तो अलग-अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी मिलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और जैव विविधता का स्वरूप अगर देखा जाएगा, तो हमने इसमें क्या बताया था कि जैव विविधता का जो वर्तमान स्वरूप है, ये 2.5 साढ़े 3 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। एक समय में ये डाइवर्सिटी डेवलप नहीं हुआ है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपको बायोडायवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वो जैव विविधता की दृष्टि से क्या होता है, काफ़ी रिच होता है। और जैसे-जैसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे-वैसे क्या होता है, बायोडायवर्सिटी जो आपका है, वो कम होता चला जाता है, ठीक है? जैव विविधता के स्वरूप में आपका अक्षांशीय प्रवणता है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो प्रजातीय विविधता जो है वो कम होती जाती है, ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा प्रचुरता आपको मिलेगी।
ठीक है, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के साथ प्रचुरता में क्या है, तेजी से गिरावट को देखने को मिलती है फ्रेंड। और सर्वाधिक जो जैविक विविधता जो प्रचुरता है भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि इससे कुछ दूरी पर मिलती है, ठीक है ना। तो ये है प्रजाति क्षेत्र संबंध में आपका जो जर्मनी के प्रकृतिविद हैं भूगोल शास्त्री हम्बोल्ट साहब ने दक्षिण अमेरिका के वनों के अन्वेषण के उपरांत यह निष्कर्ष दिया कि एक निश्चित सीमा तक किसी क्षेत्र की प्रजातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। मतलब जितना ज्यादा आप अन्वेषण करेंगे, जितना ज्यादा आप अन्वेषण करेंगे वहां पर आपको ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो ये चीजें हैं, सो ये सब सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था फ्रेंड। उसके बाद फिर आपका हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका अल्फा डायवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। अल्फा डायवर्सिटी क्या होता है, तो अल्फा डायवर्सिटी ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। तो जो लोग नए जुड़े हैं तो वो पहले के क्लासेस देख लेंगे। बीटा डायवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, बीटा डायवर्सिटी क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको बताया जा चुका है, अल्फा बीटा। उसके बाद आपका गामा डायवर्सिटी क्या होता है फ्रेंड, ये भी मैंने डिस्कस किया था। प्रजातीय एकरूपता क्या होता है, ये सब सारी चीजें मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जैव विविधता का महत्व मैंने बताया था, पारिस्थितिक महत्व होता है जैव विविधता का, ठीक है। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है, इकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंट होता है। जीव एवं प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन एवं विघटन करते हैं और इकोसिस्टम में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मतलब जितना ज्यादा डायवर्सिटी होगा उतना ज्यादा आपका इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर इन सब चीजों को मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसे पहले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया है, इसको आप देख लीजिएगा। और दूसरा है कि ये मृदा के निर्माण में, सॉइल फॉर्मेशन में, पॉल्यूशन को कम करने में, ठीक है, भूमि जल और वायु संसाधनों की सुरक्षा में सहायता करता है बायोडायवर्सिटी। और जिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा डायवर्सिटी होगी वहां का इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये जो डायवर्सिटी है ये आपका प्लांट्स में है, एनिमल्स में है। आर्थिक महत्व पर हम लोगों ने बात किया था कि जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, फसलों की विविधता, ठीक है, क्रॉप डायवर्सिटी। और जिसे कृषि जैव विविधता भी कहते हैं, एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जिसमें आपका खाद्य फसल है, पशुधन है, वन संसाधन है, फिशिंग है, फार्मास्यूटिकल रिसोर्सेज है। ऐसे बहुत सारी चीजें मिलते हैं जिसके कारण क्या होता है कि इसका काफी ज्यादा आर्थिक महत्व होता है बायोडायवर्सिटी का। और प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक महत्व को देखा जाएगा तो प्राकृतिक विविधता हमें सौंदर्यात्मक आनंद प्रदान करती है। टूरिज्म मतलब एक नेचर को बनाती है फ्रेंड, और टूरिज्म को काफी क्या करती है, इनकरेज करती है। और जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जैसे आपका मनोरंजन है, विश्राम है, पर्यटन है, इको टूरिज्म है, ठीक है, कला है, डिजाइन है, उत्प्रेरणा है, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल वर्क जो करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा नेचर के करीब होते हैं। तो ये सब चीजें आपका इसका क्या है, सांस्कृतिक महत्व है फ्रेंड। उसके बाद फिर आपका जैव विविधता का, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है ये नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रतिपादित की थी, इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो नॉर्मन मायर्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और जो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है इसका मतलब है जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होते हैं, ठीक है ना, जहां पर ज्यादा डायवर्सिटी आपको देखने को मिलता है फ्रेंड। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में कैसे कोई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में क्या होगा, आपका अर्हता प्राप्त करेगा। तो दो मानदंड का पालन करना आवश्यक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1500 लोकल स्पेसिफिक प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है, अर्थात वैसे पौधों का उच्च प्रतिशत होना चाहिए जो पृथ्वी पर कहीं ना पाए जाते हो, ठीक है। मतलब एक हॉटस्पॉट को दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपका है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में दूसरा आपका फ्रेंड आपका ये है कि अपने मूल पर्यावास का कम से कम 70% नष्ट हो गया हो, ठीक है। मतलब अगर कोई बेसिक रूप से जो लोकल स्पेसीज है उसका अगर 70% अगर नष्ट हो गया है तो क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड। और विश्व भर में अगर देखा जाए
तो 35 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि हॉट स्पॉट क्या है, मिशन ब्लू क्या है, इसको भी डिस्कस कर दिया था फ्रेंड। तो इसको आप देख सकते हैं ऑलरेडी, और इसको पूरा मैंने आपको करा दिया था। तो इसको बस एक क्विक रिकैप कर रहे हैं, इन सब चीजों को देख लीजिएगा। जैव विविधता के अगर ह्रास के कारण देखा जाएगा कि क्या रीजन है जिसके कारण बायोडायवर्सिटी का ह्रास हो रहा है, ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है। इसमें आपका आवास विनाश है, मतलब जहां पर प्रजातियां रहती हैं वहां के आवास का विनाश होना, आवास का विखंडन होना, डिसइंटीग्रेट होना, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के पौधों का आक्रमण, जैसे बाहर के कुछ अगर स्पेसीज इंडिया में आ रहे हैं तो अगर आक्रामक स्वभाव के हैं तो यहाँ के प्रजातियों को नुकसान पहुंचाएंगे। अति शोषण करना, ज्यादा एक्सप्लोटेशन करना, वन्य जीवों का शिकार करना, वन विनाश, अति चराई, बीमारी, चिड़ियाघर, शोध हेतु प्रजातियों का उपयोग वगैरह, ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है फ्रेंड। और बायोडायवर्सिटी लॉस के अंतर्गत मैंने इसको भी आपको बताया था कि क्या कारण इसका क्या है। तो ड्राउट्स होता है, सूखा, फ्लड्स है, वाइल्ड फायर है, आग लगना, भूकंप है, आपका फूड चेन में कुछ परिवर्तन होना, स्पेशलाइजेशन, आपका डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट्स है, हैबिट जो हैबिटेड है, जो आवास है उसका खत्म होना, एक्सेसिव पॉल्यूशन है, ज्यादा प्रदूषण होना, ओवर कंजम्पशन है, ज्यादा दोहन करना, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, शिकार करना, ओवर एक्सप्लोटेशन है, अति दोहन करना, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार है, अगर आपसी संघर्ष है स्पेसीज में, इनवेसिव स्पेसीज है, जो आक्रामक प्रजातियां हैं, इनके कारण क्या होता है, बायोडायवर्सिटी का ह्रास होता है। उसके बाद फिर आपका फ्रेंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट होता है, सब लोगों को समझ में आ रहा है यार, ठीक है, लाइक शेयर करते रहो भाई, कमेंट वगैरह करते रहो। तो इफेक्ट जो आपका होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, पारिस्थितिकी में इसका प्रभाव होगा, स्प्रेड ऑफ डिजीज, जो बीमारियां हैं, ठीक है, उसका वो फैलता है, ठीक है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर लोकल्स, लॉस फॉर आवर रिक्रेशनल स्पेस, जो मनोरंजन के जगह हैं उनका नुकसान होता है, समाज प्रभावित होता है, इफेक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन, जो खाद्यान्न उत्पादन है वो प्रभावित होता है, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। सॉल्यूशन क्या है इसका फ्रेंड, तो सॉल्यूशन है आपका गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट इस पर रोक लगाए और नीतियों का निर्माण करे, सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज, जो प्रजाति हैं उनका बचाव किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिट्स, ठीक है, हैबिटेट्स, जो आवास है उनका बचाव किया, सब सारा चीज मैंने आपको बता चुका हूँ। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन फ्रेंड, डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश को रोकना, और प्रिवेंट ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग, शिकार को रोकना, ज्यादा अति मत्स्यन को रोकना, स्पेसीज इन्वेजन, मतलब आक्रामक प्रजातियों को रोकना, स्टॉप पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकना, स्टॉप ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेव एनर्जी, स्टॉप ओवर कंजम्पशन एंड कन्विंस अदर्स, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको कर चुका हूं, एक बार रिवाइज कर रहा हूं उसको, कि बायोडायवर्सिटी के क्या काउज हैं, क्या इफेक्ट है और क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड कि जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है ना, जो आज का टॉपिक है, ये मैंने आपको जो बताया अभी तक, ये मैंने पहले ऑलरेडी कराया हुआ था आपको। तो जैव विविधता का संरक्षण से क्या मतलब है, तो जैव विविधता संरक्षण का मतलब है फ्रेंड कि प्रकृति में उपस्थित विविध जीव जंतु, प्रजाति एवं अन्य जैविक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है ना, और पारिस्थितिक संतुलन एवं मानव जीवन की आवश्यकताओं की अबाध आपूर्ति के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है फ्रेंड। तो जैव संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं, जैसे प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन करना, ठीक है, जो स्पेसीज हैं वो विलुप्त न हो जाएं, उनके लिए क्या करना, उचित योजनाएं और प्रबंधन को बनाना, खाद्यान्नों की जो किस्में हैं, ठीक है, जो टाइप्स है, चारे संबंधी पौधे की जो किस्में हैं, जो चारे जो मतलब मवेशी लोग को दिया जाता है, इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पशुधन है, जंतु व उनकी अन्य वन्य प्रजातियों की किस्मों को क्या करना, संरक्षित करना। तो जैव विविधता का ये उद्देश्य है कि आपने यहाँ पर देखा कि बायोडायवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या काउज है, क्या इफेक्ट है, क्या सॉल्यूशन है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया।
जैव विविधता के का क्या इंट्रोडक्शन हुआ है फ्रेंड, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। जैव विविधता के प्रकार क्या हैं, इस पर हम लोगों ने बात किया। तो अभी संरक्षण के अंतर्गत हमने ही बात किया कि जैव विविधता का जो संरक्षण है, उसका मतलब ये है कि प्रकृति में उपस्थित विविध जीव जंतु हैं, प्रजाति हैं और जैविक संसाधन हैं, उनका संरक्षण करना। क्यों संरक्षण करना? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे फ्रेंड, और मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति है, सो आबाद रूप से, मतलब बिना रुकावट के उनकी पूर्ति होते रहे, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फिर आपका है कि प्रत्येक देश को, ठीक है, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। कोई भी कंट्री है तो वन्य जीवों के आवास, जहां पर उनका आवास है, जहां पे उनका हैबिटेट है, उनको स्पॉट करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना फ्रेंड। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान पर उनको सिक्योरिटी देना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये इम्पोर्टेंट है। और वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के अनुरूप हो। तो ये संरक्षण के उपाय हैं, जैव विविधता के संरक्षण के ये उपाय हैं फ्रेंड। आगे देख सकते हैं कि मेथड्स क्या है, जैव विविधता का मेथड्स क्या है, संरक्षण के प्रकार क्या है, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है फ्रेंड। तो जैव विविधता जो है फ्रेंड, ये कोई राजनीतिक सीमा, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं मानती है। अतः इसके संरक्षण हेतु सभी राष्ट्रों को, जितने भी राष्ट्र हैं, तो सभी राष्ट्रों का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। और जैव विविधता के संरक्षण हेतु सामान्यतः दो उपागम अपनाए जाते हैं। एक तो होता है फ्रेंड स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक आपका क्या होता है, बहिर्स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण और बहिर्स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिस तरह से आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या आ जाएगा इसमें, राष्ट्रीय उद्यान आता है। दूसरा क्या होता है, वन्य जीवन अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। जैव मंडल, जैव मंडल क्षेत्र, जैव मंडल क्षेत्र। उसके बाद फिर आपका होता है फ्रेंड पवित्र उपवन, पवित्र उपवन, ये सब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। उसके बाद फिर आपका समुदाय संरक्षण, ठीक है, समुदाय एवं संरक्षण क्षेत्र, समुदाय एवं संरक्षण क्षेत्र। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन सीटू मतलब क्या होता है, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है फ्रेंड कि मतलब कुल मिलाकर इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत विभिन्न जीव जातियों को, विभिन्न जो जीव जितने भी जीव जातियों लोग हैं उनको प्राकृतिक आवास में, मतलब जो उनका आवास है वहीं संरक्षण प्रदान करना, वहीं पर जो उनका प्राकृतिक आवास है वहीं पर संरक्षण प्रदान करना, उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है फ्रेंड, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई अगर संकटग्रस्त पादप है, अगर जंतु है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको प्राकृतिक स्थान से कहीं दूर ले जाकर, कहीं प्राकृतिक स्थान से दूर ले जाकर अगर उनका संरक्षण करते हैं सावधानी पूर्वक, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स सीटू, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बहिर्स्थानीय संरक्षण। ठीक है, जिस तरह से इसमें क्या क्या आता है फ्रेंड, जिस तरह से आपका जू इसमें आता है, ठीक है, चिड़ियाघर आपका हो गया, बर्ड वनस्पति उद्यान आपका है फ्रेंड, बोटनिकल गार्डन आता है, ठीक है, बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन आता है इसके अंतर्गत। जीन बैंक आता है, ठीक है, जीन बैंक आता है इसमें। सीड बैंक आता है, ठीक है, सीड बैंक आता है। और जहां भी आपका लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में जो प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर में जो प्रिजर्व किया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा फ्रेंड
कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। यहाँ पर आप और अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इन सीटू जो आपका है फ्रेंड, इन सीटू और एक्स सीटू में ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ये जैव जैव विविधता संरक्षण के क्या हैं, ये संरक्षण के प्रकार हैं। इन सीटू मतलब क्या होता है, इन द ओरिजिनल प्लेस, मतलब जहां पर जहां के जो उनका आवास है, प्राकृतिक आवास, वहीं पर संरक्षण करना। एक्स सीटू मतलब होता है आउटसाइड द ओरिजिनल प्लेस, मतलब जो नेचुरल प्लेस है वहां से क्या करना, उनको माइग्रेट करना, वहां से उनको डिस्प्लेस करना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका होता है ये जो आपका है इन सीटू मेथड आर कैरिड आउट ऑन साइट सच एज इन द वाइल्ड। ठीक है ना, और एक्स सीटू मेथड आर कैरिड आउट ऑफ साइट सच एज लेबोरेटरी, बॉटनिकल गार्डन, जू और एक्वेरियम। ठीक है ना, और तीसरा है मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बड़े जनसंख्या के लिए। मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, एक्स सीटू जो होता है कम जनसंख्या के लिए होता है, और इन सीटू क्या होता है, ज्यादा जनसंख्या के लिए होता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल है, जो प्रयोग करने वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। बट एक्स सीटू में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन बी इजिली मेंटेन्ड। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड कि इन सीटू जो आपका होता है ये लेस एक्सपेंसिव है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। बट एक्स सीटू में क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव है, ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद है डू नॉट रिक्वायर मच इक्विपमेंट एंड इट इज लेस लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा श्रम यहाँ पर नहीं लगता है फ्रेंड। बट रिक्वायर स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड इट इज लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए एक्स सीटू के लिए और ज्यादा श्रमिक चाहिए। यहाँ पर रिक्वायर ए लार्ज एरिया एंड इन सीटू एंड रिक्वायर ए स्मॉल एरिया। तो ये डिफरेंस आपने देखा फ्रेंड यहाँ पर कि इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, एक और देख सकते हैं इन सीटू और एक्स सीटू के अंतर्गत। इन सीटू जो आपका होता है ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, जैसे आपका सेंचुरीज हो गया, जैसे आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये इन सीटू एरिया होता है फ्रेंड, जो प्रोटेक्टेड एरिया होगा। नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज आपका है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है। एक सीटू में क्या होता है, आपका सीड है, जीन है एंड टिश्यू बैंक, जो लो टेम्परेचर में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग होता है फ्रेंड, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग होता है, प्रजनन होता है। ट्रांसलोकेशन होता है। क्रायो आपका प्रिजर्वेशन होता है, मतलब जिस तरह से काफी मिनिमम टेम्परेचर में चीजों को संरक्षित करके रखा जाता है। और बोटनिकल गार्डन भी आपका इसमें शामिल होता है फ्रेंड, और जू भी इसमें शामिल होता है। तो ये मैंने आपको बताया इन सीटू और एक्स सीटू में। ठीक है ना, तो ये आप मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया आपका। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क है, इन सीटू में नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे चीजों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका फ्रेंड होता है, इसके अंतर्गत इन सीटू में क्या क्या आएगा, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वन जीवन अभ्यारण्य में अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, जहां जीवों की प्रजाति आधारित विविधता के संरक्षण हेतु उपाय किए जाते हैं। और वर्तमान में लगभग लगभग ये जब भी एग्जाम देने जाना है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लगभग 532 वन जीवन अभ्यारण्य है। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट करीब करीब 532 आपके क्या है, वन जीवन अभ्यारण्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका किस तरह का होता है फ्रेंड। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपका नेशनल पार्क होता है जो इन सीटू के अंतर्गत होता है। नेशनल पार्क आपका जो होता है फ्रेंड, ये सरकार द्वारा नोटिफाई क्षेत्र होते हैं, अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, जहां पर आपका वनस्पति और जंतु विविधता, मतलब जो एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी है, उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर शिकार जो है ये प्रतिबंधित होता है, बैन होता है। और वन जीवों के अतिरिक्त अन्य जीव जंतुओं की चराई पर भी क्या होता है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है, निषेध रहता है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल पार्क हो गया फ्रेंड। तो उसके बाद फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है। बायोस्फीयर रिजर्व आपका प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों के द्योतक होते हैं। ठीक है, जो वहाँ का नेचुरल और कल्चरल जो लैंडस्केप है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये स्थलीय हो सकते हैं, ये तटीय हो सकते हैं, कोस्टल हो सकता है, ये समुद्री इकोसिस्टम में प्रणालियों के विशाल क्षेत्र होते हैं फ्रेंड।
ये मिक्स्ड रूप से भी होता है, एवं यह जैव भौगोलिक क्षेत्रों के आदर्श उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? जैव भौगोलिक क्षेत्रों के आदर्श उदाहरण होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या आपका है? इन सिटू है। बायोस्फीयर रिजर्व के जो उद्देश्य होते हैं, इसमें आपका ये होता है कि पारितंत्रों एवं इनके आनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है, जो इकोसिस्टम है और जेनेटिक जो कंपोनेंट जो मैटर है, उसका संरक्षण होता है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आपका कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, और आपका ट्रांजिशन क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है फ्रेंड। तो ये आप इस तरह का फिगर जो है आपका पूछा जाता है फ्रेंड, तो ये इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये आपका कोर एरिया होता है, ठीक है, ये आपका बफर एरिया होता है, और ये आपका क्या होता है? ट्रांजिशन एरिया होता है। तो ये तीन चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो ये एरिया दिखाया जा रहा है फ्रेंड, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कोर एरिया हो जाएगा। ये आर जो लिखा हुआ है कोर एरिया। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये आपका बफर एरिया हो जाएगा। ये आपका बफर एरिया हो जाएगा। और ये जो व्हाइट देख रहे हैं आप, ये जो आप व्हाइट देख रहे हैं, ये जो एरिया आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एरिया होता है। ठीक है ना? ये क्या होता है आपका? ट्रांजिशन एरिया होता है। देखो, कोर एरिया में आपका ह्यूमन सेटलमेंट दिखाया गया है, ये जो दिखा रहा है। तो कोर एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा। कोर एरिया में रिसर्च हो सकता है फ्रेंड, ठीक है ना? कोर एरिया में रिसर्च होगा। और बफर एरिया में आपका एजुकेशन है, एजुकेशन हो सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है ना? और रिसर्च प्रोग्राम भी आपके हो सकते हैं फ्रेंड। और आपका ये जो आपका एरिया है, जो सबसे बाहर का जो एरिया है, ट्रांजिशन एरिया, इसमें आपका टूरिज्म होगा, रिक्रिएशन होगा, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ भी रिसर्च एरिया होगा। और यहाँ पर आपका ह्यूमन सेटलमेंट आपका बाहर के एरिया में होगा, ट्रांजिशन एरिया में बाहर के एरिया में होगा। और आपका बफर एरिया में आपका हो सकता है, और बफर और ट्रांजिशन दोनों एरिया में होगा, बट कोर एरिया में बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगा। क्लियर है ना? उसके बाद फिर आपका होता है फ्रेंड, इसमें इन सिटू में पवित्र उपवन एवं झीलें होती हैं। भारत में ऐतिहासिक रूप से धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं जो हैं, वो प्रकृति संरक्षण पर जोर देती रही है। भारत में जो रिलीजन है, भारत में जो रिलीजन है, यहाँ पर जो कल्चरल जो यहाँ पे कस्टम है, ये सब चीजें नेचर को क्या कर, सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। नेचर को, सूर्य भगवान का पूजा करना, ये सब जो क्या है, नेचर है, जल है, वायु है, मतलब प्रकृति को क्या दिया जाता है फ्रेंड, यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। और ये धार्मिक और सांस्कृतिक ऐसी प्रथाएं हैं, इस संदर्भ में जो मंदिर वगैरह में जो गार्डन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और एवं झीलों की अवधारणाएं भी विकसित हुई हैं। तो ये सब क्या आपका है? ये सब आपका इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपका फ्रेंड है, जैसे सामुदायिक वन होता है। तो सामुदायिक वन के अंतर्गत क्या होता है? सामुदायिक वानिकी से आशय उस स्थिति से है जिसमें वन संबंधी क्रियाकलापों में स्थानीय समुदाय की गहरी भागीदारी होती है। मतलब जैसे समुदाय विशेष क्या करते हैं? समुदाय विशेष जो हैं, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये सब सब आपका जो लोकल वहाँ के कम्युनिटी हैं, ये सब है सो बढ़ाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। ये सब सामुदायिक वन आपका हो जाएगा फ्रेंड। एक C2 कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड? एक C2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आप इसमें देख सकते हैं कि आपका एक C2 कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या होगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड कि इस अप्रोच में जो संकटग्रस्त प्रजातियों को अपने प्राकृतिक आवास से क्या करते हैं? प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थान पर रखा जाता है, और उनको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है, और उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उद्देश्य यही रहता है। जैसे आपका जीव उद्यान होता है, वनस्पति उद्यान होता है, मतलब जूलॉजिकल गार्डन हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वन्य जीव सफारी पार्क है। इस सब उद्देश्य के लिए क्या किया गया है? सेवा प्रदान करते हैं। कई जीव हैं जो वनों में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जीव उद्यानों में इनका संरक्षण जो है वो जारी है, ठीक है ना? और एक सेतु संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय, जैसे आपका बीज बैंक, यहाँ एक मिस्टेक है। बीज बैंक जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनके सीड को, उनके बीज को क्या करना? प्रिजर्व करके रखना। जीन बैंक, बहुत सारे जंतु के जो जेनेटिक हैं, जीन है, उनको लेबोरेटरी में रखना।
क्रायो प्रिजर्वेशन आपका होता है, काफी मिनिमम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में चीजों को प्रिजर्व करके रखना, आणविक स्तर पर संरक्षण करना, चिड़ियाघर वगैरह, ये सब क्या होता है फ्रेंड आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सब सारे चीजों को देखा यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा फ्रेंड। और भारत में जैसे अगर बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड, तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो टोटल आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व फ्रेंड। ठीक है, जैसे आपका मैं इसको एक बार बता देता हूँ, प्रश्न पूछा जाता है कि 1986 में आपका नीलगिरी, ठीक है, आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो काफी फेमस है। तो 1986 में नीलगिरी, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था फ्रेंड, और 3 स्टेट इससे प्रभावित हैं। ठीक है, 3 स्टेट इससे प्रभावित हैं, तमिलनाडु है, उसके बाद फिर आपका केरला है, और आपका कर्नाटक है। ठीक है ना, तो ये आपका 1986 में आपका ये हुआ फ्रेंड। और उसके बाद फिर आपका 1988 में अगर देखा जाएगा, 1988 में जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका है वो नंदा देवी है, 1988 में नंदा देवी है। और जो क्षेत्र प्रभाव मतलब किस स्टेट में आपका है फ्रेंड, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 1988 में ही आपका नोकरेक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, तो ये आपका कहाँ पर आपका नोकरेक कहाँ पर आपका है, तो ये आपका मेघालय में है, ये आपका मेघालय में है। उसके बाद फिर आपका 1989 में, ठीक है, 1989 में अगर देखा जाएगा तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, ये 1988 में मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, ये तो तमिलनाडु में है फ्रेंड, और भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी का भाग है। उसके बाद फिर आपका 1989 में ही आपका सुंदरवन है, 1989 में ही आपका सुंदरवन है। ये आपका कहाँ पर है आपको पता है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है ना, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के भाग इसमें सम्मिलित हैं। सुंदरी वृक्ष के कारण इनको क्या बोलते हैं, सुंदरवन बोलते हैं फ्रेंड। आपका मानस है आपका, तो 1989 में ही आपका फ्रेंड मानस, ठीक है, मानस भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये आपका कहाँ पर आपका है, असम में है। ठीक है, असम में आपका है। उसके बाद फिर आपका ग्रेट निकोबार आपका है। ठीक है, ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार जो आपका है ये आपका, ये भी आपका 1989 में है, 1989 में ग्रेट निकोबार आपका है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है, तो काफ़ी ये भी चर्चा में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका सिमलीपाल है। ठीक है, सिमलीपाल है, तो ये सिमलीपाल जो बाय पूछा जाता है क्वेश्चन, सिमलीपाल जो भी बायोस्फीयर रिजर्व आपका है ये कहाँ पर आपका फ्रेंड है, तो ये आपका ओडिशा में है सिमलीपाल आपका। इसी तरह से फिर आपका सिमलीपाल है, और ये मयूरभंज जिले में है। उसके बाद फिर आपका 1997 में आपका बनाया गया था डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा जो आपका है ये भी असम में है, डिब्रू सेखोवा। उसके बाद फिर आपका 1900 हाँ 1900 आपका 99 में दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है, 1999 में बनाया गया। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। 1999 में ही पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। 2000 में कंचनजंगा जो उत्तरी एवं पश्चिम सिक्किम का भाग है। 2001 में अगस्त मलाई जो तमिलनाडु केरल में है। 2005 में आपका फ्रेंड, 2005 में अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 2008 में कच्छ का रण, ठीक है, ये गुजरात में है। 2009 में आपका कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है। 2010 में आपका शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा सबसे बड़ा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी है, और सबसे छोटा जो आपका है वो डिब्रू सेखोवा है। तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कब इसका गठन किया गया, कब इसका निर्माण किया गया फ्रेंड, कब इसका निर्माण हुआ। ठीक है, कब इसका निर्माण हुआ, इसका लोकेशन क्या है,
इसका लोकेशन ध्यान में रखना है, और इसका क्या स्पेसिफिक, क्या इसमें क्या विशेषताएं हैं, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो इसको आपको मुख्य रूप से देखना है फ्रेंड। तो ये चीजें आपका है। और एक चीज आपको बता दें फ्रेंड कि नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो एक सेकंड, तो इसमें आप इस चीज को देख सकते हैं फ्रेंड। तो एक सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस आपका है, एक तो आपका नेशनल पार्क हो गया फ्रेंड, और दूसरा आपका क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इस पर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो, नेशनल पार्क जो आपका होता है, ठीक है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो आपका है, ये क्या होता है फ्रेंड, नेशनल पार्क ये पूरी तरह से क्या होता है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है, सरकार द्वारा ये नियंत्रित होता है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। और इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका है, इसमें निजी कार्य की अनुमति दी जाती है, इसमें निजी कार्य की अनुमति दी जाती है, इसमें निजी कार्य की अनुमति क्या दी जाती है, दी जाती है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये सरकार के नियंत्रण में तो होता है, ये सरकार के नियंत्रण में होता है, ये सरकार के नियंत्रण में होता है, बट निजी कार्य की अनुमति होती है। क्या होती है, निजी कार्य की अनुमति दी जाती है, निजी कार्य की अनुमति क्या होती है फ्रेंड, इसमें दी जाती है। तो एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, ये आपका डिफरेंस होता है। तो पहला क्या हो गया, कंट्रोल सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, निजी कार्य की अनुमति दी जाती है। और तीसरा क्या है फ्रेंड, कि सरकार के द्वारा नियंत्रित तो होता है, साथ में निजी कार्य की अनुमति भी दी जाती है। दूसरा अगर देखा जाएगा फ्रेंड, दूसरा क्या है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, तो किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गैंडा हेतु निर्मित होते हैं, ठीक है। मतलब किसी स्पेसिफिक एनिमल को लेकर इनका इसका निर्माण किया जाता है। और वन जीवन अभ्यारण्य जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है फ्रेंड, इसमें इसमें जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। मतलब जो कोई एनिमल्स वगैरह हैं, तो जो उसके जो स्पेसीज वगैरह हैं, तो उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है फ्रेंड, ये जो लोकल इकोसिस्टम है उसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें किसी विशेष पशु, ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा जाता है अच्छे तरीके से, तो किसी विशेष पशु को क्या करते हैं, इस पर उसके नाम पर इसको मतलब उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, प्रजाति की विविधता, इसमें क्या करते हैं, प्रजाति की विविधता का ध्यान रखते हैं, प्रजाति की विविधता का ध्यान रखते हैं। और ये यहाँ पर जो होता है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करते हैं, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, ठीक है। उसका तीसरा अगर देखा जाएगा अंतर क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां नहीं होती है, यहाँ पर आपका मानवीय गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होती है फ्रेंड। और यहाँ पर जो आपका है वाणिज्यिक गतिविधियां, ठीक है, यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियां की क्या होती है, यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, वाणिज्यिक गतिविधियों की क्या होती है फ्रेंड, अनुमति होती है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद आपका क्या होता है फ्रेंड, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो बफर क्षेत्र होता है, जो बफर एरिया होता है, तो बफर एरिया में क्या होता है, अनुमति दी जाती है,
बफर एरिया में अनुमति दी जाती है, बट क्या होता है, कोर एरिया में नहीं दी जाती है। ठीक है ना, कोर एरिया में क्या होता है, नहीं दी जाती है। उसके बाद फिर आपका नेशनल पार्क में चौथा क्या है, इनकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, चौथा आपका क्या हो जाएगा, इनकी सीमा का निर्धारण जो होता है, सीमा का निर्धारण, तो सीमा का निर्धारण जो है प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनका सीमा का जो निर्धारण होता है स्पष्ट नहीं होता है। क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, और हाँ, हम्म, और दूसरा आपका फ्रेंड क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो है, बायोस्फीयर रिजर्व का, इसका भी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क जो है दोनों में समानता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व और उनकी सीमा में क्या, मतलब नेशनल पार्क के दोनों में सीमा में क्या किस मामले में समानता है। तो सीमा का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व का भी और नेशनल पार्क का भी किया जाता है। पांचवा देखा जाएगा फ्रेंड, पांचवा जो अंतर है कि नेशनल पार्क जो है इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। क्या होता है, वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। और दूसरा आपका फ्रेंड है, इसका भी क्या होता है, इसका भी वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। ठीक है, हाँ, इसका भी वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है और इसका भी वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। ठीक है ना, मतलब ये एक मामलों में क्या है, तीनों बराबर है। एक मामलों में तीनों बराबर है कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर प्रशासनिक प्रबंधन होता है, वैज्ञानिक आधार पर प्रशासनिक प्रबंधन होता है। तो इस तरह से हाँ, तो इस तरह से फ्रेंड आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से आपका नेशनल पार्क और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका बायोस्फीयर रिजर्व, और परेशान मत होना फ्रेंड, मैं मैराथन भी लेके आऊंगा, पूरी तरह से एक एक चीजों को करके रिवाइज करके। मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ये 5 चीजें हैं। आप पूरी तरह से मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो बिल्कुल मैं एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से कराऊंगा फ्रेंड, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से कराऊंगा और एमसीक्यू वगैरह भी चल रहा है और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो एग्जामिनेशन के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। एक चीज आपका इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं आप कि यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कौन से ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसमें आपका पहला जो आपका है, आपका नीलगिरी है फ्रेंड। पहला आपका क्या है, पहला आपका नीलगिरी है, पहला नीलगिरी है, नीलगिरी के बारे में बताया ही। दूसरा आपका क्या है फ्रेंड, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये आपका दूसरा है। और तीसरा आपका है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन, ये सब यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। उसके बाद फिर आपका नोकरेक, नोकरेक, ये सब यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद फिर आपका क्या है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है आपका। उसके बाद फिर आपका सिमलीपाल, उसके बाद फिर आपका फ्रेंड है सिमलीपाल, सिमलीपाल। उसके बाद फिर आपका अमरकंटक, अमरकंटक, ये सब क्या है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आपका है। उसके बाद फिर आपका अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। ठीक है, और आपका 11 नंबर में क्या आपका है, कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। तो 11 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है फ्रेंड,
नीलगिरी को मान्यता प्राप्त हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा 2000 में, वर्ष 2000 में। मन्नार की खाड़ी को मिला था 2001 में। उसके बाद आपको सुंदर वन को मिला 2001 में। उसके बाद नंदा देवी को मिला 2004 में, नंदा देवी 2004 में मिला। नोकरेक को मिला फ्रेंड 2009 में, नोकरेक को मिला 2009 में, ठीक है ना। उसके बाद पंचमढ़ी को भी मिला 2009 में, पंचमढ़ी को। उसके बाद सिमलीपाल को भी मिला आपका 2009 में। मतलब 2009 में 3 बायोस्फीयर रिजर्व को, इसमें नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक ही वर्ष में किन किन को मिला था, तो नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल को। और आपका अमरकंटक में मिला फ्रेंड 2012 में, ठीक है, अमरकंटक को मिला 2012 में। ग्रेट निकोबार को मिला आपका 2013 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में मिला। अगस्त मलाई को 2016 में मिला, ठीक है, और कंचनजंगा को 2018 में मिला। तो ये 11 आपका फ्रेंड है, ये आपका 11 है जिसको आपका यहाँ पर ये चीजें हैं, सो इसको चीजें यहाँ पर मिली, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं एक बार फिर से आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करा दे रहा हूँ फ्रेंड। एक सेकंड, मैं इसको बेहतरीन तरीके से एक बार, जो मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक बार रिवाइज करके उसके बाद फिर हम लोग आगे हम लोग दूसरे दिन करेंगे क्लासेस, ठीक है ना। तो जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, इसमें आप देख सकते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत हमने क्या बताया कि प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन बनाना, ठीक है, ये तरीका है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु, उनकी वन प्रजातियों की किस्मों को क्या करना, संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन जीवों के आवास को, जो हैबिटेट है, उसको स्पॉट करके वहां पे सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना चाहिए। जो स्पेसीज हैं, प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान पर सुरक्षित और संरक्षित हो स्थान। वन जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो, ठीक है ना। और संरक्षण के प्रकार में मैंने क्या बताया कि जैव विविधता जो है कोई पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं मानता है फ्रेंड, और इनके संरक्षण हेतु सभी राष्ट्रों का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 उपागम अपनाए जाते हैं, आपका स्व स्थानीय संरक्षण मतलब इन सिटू कंजर्वेशन, और आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये 2 चीजें हैं। इन सिटू कंजर्वेशन मैंने क्या बताया आपका कि इन सिटू जो होता है इन द ओरिजिनल प्लेस, इन सिटू मीन्स इन द ओरिजिनल प्लेस। एक्स सिटू मीन्स क्या होता है, आउटसाइड द ओरिजिनल प्लेस, मतलब आउटसाइड से, मतलब ओरिजिनल प्लेस से आउटसाइड। उसके बाद आपका है इन सिटू में क्या होता है फ्रेंड कि इन सिटू मेथड्स आर कैरिड आउट ऑन साइट सच एज इन द वाइल्ड, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, एक्स सिटू मेथड आर कैरिड आउट ऑफ साइट सच एज इन ए लेबोरेटरी, बॉटनिकल गार्डन, जू और एक्वेरियम। इन सिटू मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, मतलब ज्यादा जनसंख्या के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशन जो होता है स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। इन सिटू में क्या होता है फ्रेंड, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, यहाँ पर प्रायोगिक, मतलब यहाँ पर प्रायोगिक जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर करने में, प्रयोग करने में समस्याएं होती हैं। बट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन बी इजिली मेंटेन्ड इन एक्स सिटू, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव होता है इन सिटू, बट एक्स सिटू इज मोर एक्सपेंसिव है। एंड इन सिटू डू नॉट रिक्वायर मच इक्विपमेंट एंड इट इज लेस लेबर इंटेंसिव, मतलब श्रमिकों की कम जरूरत होती है यहाँ पर ज्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए फ्रेंड। बट एक्स सिटू रिक्वायर स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड इट इज लेबर इंटेंसिव, ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन सिटू रिक्वायर ए लार्ज एरिया बट एक्स सिटू रिक्वायर ए स्मॉल एरिया, ठीक है। एंड इन सिटू में देख सकते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया होगा, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। एक्स सिटू में क्या है, सीड, जीन एंड टिश्यू बैंक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, प्रजनन के लिए। आपका ट्रांसलोकेशन होता है फ्रेंड, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है कि लो टेम्परेचर में चीजों को, ठीक है, जीन वगैरह को क्या करना, उसको मेंटेन करके रखना।
बोटनिकल गार्डन, जू वगैरह जो आपका है, ये सब क्या है, एक्स सीटू में। इन सीटू में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फ्रेंड। बताया गया कि वन जीवन अभ्यारण्य जो है ये अधिसूचित क्षेत्र होता है जहां जीवों की प्रजाति आधारित विविधता के संरक्षण हेतु उपाय किए जाते हैं। करीब करीब अप्रोक्सीमेट 532 वन जीवन अभ्यारण्य फ्रेंड यहाँ पर इस तरह का आप देख सकते हैं। और नेशनल पार्क जो आपका होता है फ्रेंड, ये सरकार द्वारा नोटिफाई होता है, ठीक है। वनस्पति और जंतु विविधता के संरक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बिल्कुल बैन होता है हंटिंग, ठीक है। हंटिंग जो आपका है, हंटिंग जो आपका है, शिकार जो आपका है, बिल्कुल बैन होता है यहाँ पर। यहाँ पर ग्रेजिंग, यहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग भी आपका क्या होता है, ये भी बैन होता है, प्रोहिबिटेड होता है नेशनल पार्क में। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया फ्रेंड कि बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका है नेचुरल एंड कल्चरल जो लैंडस्केप है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये कोस्टल एरिया में हो सकता है, ये लैंड एरिया में हो सकता है, आपका मैरीन एरिया में हो सकता है, मिक्स्ड एरिया में हो सकता है। और ये बायोजियोग्राफिकल एरिया के क्या होते हैं, बिल्कुल आइडियल एग्जाम्पल होते हैं, आदर्श उदाहरण होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, मैंने बताया आपको, इकोसिस्टम एवं इनके जो जेनेटिक जो मैटर है उनका क्या करना, प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन कंजर्व करना। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है, कोर एरिया होता है, बफर होता है, ट्रांजिशन क्षेत्र होता है, ये मैंने बताया। कोर एरिया मैंने बताया, कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया क्या होता है। ह्यूमन सेटलमेंट प्रश्न पूछा जाता है कि ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ मिलेगा, रिसर्च कहाँ पर होगा, एजुकेशन ट्रेनिंग कहाँ पर हो सकता है, और टूरिज्म रिक्रेशन कहाँ पर होगा। रिक्रेशन मतलब मनोरंजन, ठीक है ना। और पवित्र उपवन एवं झीलें हैं तो भारत में हिस्टोरिकल रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं जो है, बड़े बड़े क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपका उपवन है, गार्डन है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ से ये हुआ। उसके बाद सामुदायिक वन है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री से आशय उसका मतलब होता है कि वन संबंधी क्रियाकलापों में जो लोकल कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, ठीक है ना। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आपका क्या हो गया फ्रेंड कि इसमें प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थान पर रखा जाता है, जैसे जीव उद्यान हो गया, जूलॉजिकल पार्क है, बोटनिकल गार्डन है, वन जीवन सफारी है। ये सब चीजों में क्या होता है फ्रेंड एक्स सीटू में, जैसे बीज बैंक हो गया, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, आणविक स्तर पर संरक्षण है, चिड़ियाघर है, ये सब है। बायोस्फीयर रिजर्व आपका 18 है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया फ्रेंड। और जो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है फ्रेंड, तो यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो टोटल 11 हैं और मैंने इसमें आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत में जैव विविधता के बारे में, बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है बायोडायवर्सिटी में, तो भारत में जैव विविधता के बारे में हॉट स्पॉट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इंडो बर्मा क्षेत्र है, ठीक है, द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, द ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडा लैंड क्या है फ्रेंड, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका जैविक रिल्म क्या होता है, जैविक रिल्म के बारे में बात करेंगे। जो बायोम क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। जो भारत के जो 5 बायोम क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका भारत के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय है, हिमालय है, इसके बारे में। मरुस्थल है, पश्चिमी घाट है, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, द्वीपीय समूह है, इसके बारे में बात करेंगे और एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहीं तक इसको विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग फिर मिलेंगे आपको शाम को, बिल्कुल। तो फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम लिंक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा ये कोड है आपका RKS10, इसको सब्सक्राइब कर लें, मतलब इसको रेफरल कोड के रूप में इस्तेमाल करें। टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें, मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो बिल्कुल, और फिर मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोडायवर्सिटी, और इसको बेहतरीन तरीके से, और बायोडायवर्सिटी पर एक मैराथन भी लेके आऊँगा, मैराथन भी लेके आऊँगा फ्रेंड। तो ये क्लासेस आप जो कर रहे हो ये तो करते ही रहो, लेकिन मैराथन लेके आऊँगा पूरे सिर्फ बायोडायवर्सिटी पे, ठीक है। उसमें एक-एक चीज़ों को, एक-एक बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग चर्चा करेंगे। यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व जिसको मान्यता प्राप्त है, एक-एक उसको देखेंगे फ्रेंड। तो एक-एक चीज़ों पर हम लोग गंभीरता पूर्वक पूरी तरह चर्चा करेंगे। तो ठीक है भाई, हम यहीं तक रहने देते हैं और एडमिशन लेते रहो मेरे भाई, ठीक है। मेरे कोड का इस्तेमाल करो RKS10,
प्लस का भी कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है, आइकॉनिक इज बेस्ट कोर्स, आइकॉनिक बेस्ट कोर्स है। तो मेरे कोड का इस्तेमाल करो और एडमिशन लो। काफ़ी बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलेगा फ्रेंड, अनअकैडमी की तरफ से मेरे तरफ से भी सारे नोट्स वगैरह सब आपको अच्छे तरीके से देंगे, और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, हर चीज लेवल पर आपको गाइड करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।